नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शुराण और सूरज मोहन झा। दोनों का स्वागत है। सूरज से हम लोकसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता रविंद्र राज्यसभा से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी केरल के कोल्लम से हैं सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन जी। एन.के. प्रेमचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर लोकसभा में चर्चा और मतदान आज। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा विनियोग विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव। अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर होगा विचार। ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल विस्तार से संबंधित है प्रावधान। दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट्स भी होगी पेश। जम्मू कश्मीर के विजयपुर स्थित एम्स और तंबाकू बोर्ड के लिए उच्च सदन में होगा निर्वाचन का प्रस्ताव। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी उस पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए कि कल दोनों सदनों में क्या कुछ घटित हुआ। संसद पर हुए आतंकी हमले की 20वीं वर्षी के अवसर पर कल दोनों सदनों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोकसभा से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई, जबकि राज्यसभा में कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर चर्चा हुई, जिसके बाद राज्यसभा ने विधेयक को लौटाने का प्रस्ताव मंजूर किया और विधेयक लौटाया गया। दोनों सदनों में श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे, जबकि लोकसभा में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी किया गया। सदन के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। लोकसभा के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा की जाएगी। सदन में आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान भी होने वाला है। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के लिए इसके बाद जो है विनियोग संख्यांक 5 विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर युवा मामले और खेल मंत्रालय से संबंधित बयान भी देंगे, जबकि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। कृषि, पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण भी सदन में पेश किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट पेश होगी और सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। रुक करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा की और सूरज, एक तरीके से मोटे तौर पर तो हमने कार्यसूची बता दी है, लेकिन और क्या कुछ खास होने वाला है लोकसभा के भीतर? प्रतिबिंब, लोकसभा के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस शीतकालीन सत्र में कामकाज बेहतरीन तरीके से चल रहा है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायी कामकाज को सही चर्चा के साथ निपटाया जा रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने देखा था प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला था और शून्यकाल में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने सीबीएसई में जो 10वीं परीक्षा में जो महिलाओं से संबंधित एक पैसेज आया था उसका मुद्दा उठाया था। साथ में उन्होंने माफ़ी मांगने की बात की थी और पर्चा वापस लेने की बात की थी। उसके बाद शून्यकाल को हमने अच्छी तरह चलते हुए देखा, नियम 377 को अच्छी तरह चलते हुए देखा। और एक रोचक तथ्य मैं प्रतिबिंब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल 113 सदस्यों ने शून्यकाल में अपने जनहित के मुद्दों को लोकसभा के अंदर उठाया था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो सांसद हैं उनकी जनभागीदारी कितनी है अपने संसदीय क्षेत्रों को लेकर, और वो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को वो शून्यकाल में उठा रहे हैं। कल हमने देखा था विधायी कामकाज के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहा। नारकोटिक ड्रग्स से जुड़ा हुआ जो विधेयक, संशोधन विधेयक है, उस पर कल एक विस्तृत चर्चा हुई और उसका जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और उसे पारित कर दिया गया। चर्चा की अगर हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें प्रतिबिंब, तो कुछ दलों ने इसको लाने का विरोध किया था। अध्यादेश के तौर पर जो इसे लाया गया था उसका इन्होंने विरोध जताया कि कहीं ना कहीं संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, संसद को बाईपास किया जा रहा है। जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देते हुए कहा कि अध्यादेश लाने के पीछे जो मजबूरी थी वो ये कि ये मूल कानून जो 1985 का है उसमें 2014 में एक संशोधन हुआ था। उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने एक आपत्ति दर्ज की थी 2017 में, और 2021 जून में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी एक प्रावधान को बदलने का आदेश दिया था। तो उस न्यायालय का सम्मान करते हुए उस आदेश को पालना करने के लिए ही अध्यादेश लाया गया था। और अब जब संसद सत्र चल रहा है तो विधेयक के तौर पर इसे संसद की मंजूरी के लिए लाया गया है। और तमाम प्रावधानों की बात की, वित्त मंत्री ने साफ कहा कि इसमें कोई खास प्रावधान नहीं जोड़े जा रहे हैं, बल्कि जो न्यायालय की आपत्ति थी उसको ही इस कानून संशोधन के जरिए जोड़ा जा रहा है और ये विधेयक पारित हुआ। और हमने देखा बाद में जो शून्यकाल रह गया था उसे लिया गया। अगर हम प्रतिबिंब आज की बात करें तो आज भी हम उम्मीद करते हैं लोकसभा में जिस तरह से कामकाज चल रहा है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल में आने हैं। कृषि और तमाम सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नियम 193 के तहत चर्चा चल रही है, तो आज क्या उस चर्चा का समापन होने वाला है? संबंधित मंत्री उसका जवाब देने वाले हैं? बिल्कुल प्रतिबिंब, जो अगर हम आज की कार्यसूची की बात करें तो आज जैसा आपने भी बताया था कि अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और विनियोग विधेयक है। साथ में नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर जो हम 2 दिन हम चर्चा देख चुके हैं उस पर आगे की चर्चा और मंत्री का जवाब हम देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही है। हमने देखा था 2 दिन जब इस पर चर्चा हुई तो सभी सांसदों ने इसमें भाग लिया था और जलवायु परिवर्तन को लेकर जो पूरी वैश्विक स्तर की चिंताएं हैं उसको जाहिर की थी। आज हम उम्मीद करते हैं उसके आगे को आज आगे लिया जाएगा और इस पर मंत्री जवाब देंगे। साथ में हम देख रहे हैं आज जिस तरह से अनुदान की मांगों पर की चर्चा को भी रखा गया है, तो सरकार भी जो वित्तीय जरूरतें हैं उसे पूरा करने का काम भी अब कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों ही आज सदन में लाए जाएंगे और एक विस्तृत चर्चा के साथ इनका जवाब भी दिया जाएगा। जी, और अब हमारे साथ लगातार बने रहें। कुछ जो विशेष मामले हैं उस पर बयान भी आने वाले हैं संबंधित मंत्रियों के, उस पर भी हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुनीता जी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुआ इस सत्र का लोकसभा के संदर्भ में, लेकिन धीरे धीरे गति बढ़ती गई और कल 113 माननीय सांसद शून्यकाल में अपनी बातों को रख पाए। कितना महत्वपूर्ण? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रतिबिंब जी। और ये आपने कल जो 113 का आंकड़ा दिया है उससे पहले भी
मुझे लगता है कि 116, 114 इतना तक जो है वो हमारे आदरणीय सांसदों ने जो हैं वो अपने सवाल पूछे हैं। मैं इस बात के लिए स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने चाहे हम 193 की बात करें, चाहे 0 और की बात करें, तो उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये सभी सांसदों को उन्होंने आह्वान किया है कि आप अपने इलाके के जो भी मुद्दे उठाना चाहें तो आप बिल्कुल उठा सकते हैं। और जो सांसद हैं वो भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ में, और आपने जो भी उनके संसदीय क्षेत्र के जो भी समस्याएं हैं उनको वो संसद के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इससे जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, और इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी हम जो है वो सभा पटल पर भी रखे जा रहे हैं। और बड़ी पंचायत जिसके लिए हमको जनता चुनकर भेजती है उसके अंदर जो है हम अपनी बात रख पाते हैं और उनका निवारण भी होता है। जी, एन.के. प्रेमचंद्रन जी, यहाँ पर अभी बात चल रही थी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, सुनीता जी कह रहे थे कि आप सदन के भीतर भी बड़े एक्टिव रहते हैं, टीवी पर भी बड़े एक्टिव रहते हैं। जिस तरीके की गति पकड़ी है लोकसभा की कार्रवाई ने, कितनी महत्वपूर्ण? लोकसभा की प्रोसीडिंग्स अच्छी तरह चल रहा है। इस सेशन में, विंटर सेशन में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हो गया जी। पहला एक दिन एक डिस्ट्रप्शन था, उसके बाद कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, अच्छी तरह डिबेट चल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आज भी 193 डिस्कशन है, उस क्लाइमेट चेंज के साथ एक 193 रूल 193 का डिस्कशन है, उसको समाप्त होना चाहिए, उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। लेकिन मैडम सुनीता जी ने अब बोला कि रिगार्डिंग दिस सुरोवर सुरोवर सबमिशंस के साथ, लेकिन उसको रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट कमिंग। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी। The government have to respond to the issues posed by the opposition or by the members of the House. So we are discussing with the Honorable Speaker that let them serve some important national issues. उसमें response of the government भी होना चाहिए. Otherwise, what is the meaning of making all these submissions? लेकिन ये तो माना जाएगा कि दो बड़े विषय हैं, कोविड-19 उस पर चर्चा हुई है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। जलवायु परिवर्तन हम देख रहे हैं, तमिलनाडु में बेमौसम की बरसाती नहीं हो रही है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। केरल में हम लोग देख चुके हैं, और देश के अन्य राज्यों में भी प्राकृतिक आपदाएं इस जलवायु परिवर्तन की वजह से आ रही हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारगर्भित जो है चर्चा सदन के भीतर हो रही है। उसके लिए तो आप लोगों को भी धन्यवाद, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर कहीं ना कहीं इस गंभीर विषय को जो है चर्चा के लायक समझा, और सदन के भीतर चर्चा हो भी रही है, तो महत्वपूर्ण कार्य हो तो रहा है। वो दोनों विषय महत्वपूर्ण विषय था, कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज, दोनों 193 से साथ हमने अच्छी तरह डिबेट हो गया। क्लाइमेट चेंज में भी डिबेट अच्छी तरह था, लेकिन समझा मीडिया रिपोर्ट्स से दैट अटेंडेंस उसमें बहुत कम है, फ्राइडे में अटेंडेंस का बात है, लेकिन डिस्कशन होना बहुत अच्छा है, डिस्कशन डिबेट एंड वी कैन डिसीजन। एंड माय पॉइंट इज, मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी उस डिबेट के साथ होना चाहिए, सजेशंस फ्रॉम द ऑपोजिशन को स्वीकार करना चाहिए। अच्छी डेमोक्रेसी होने के बाद ऑपोजिशन विपक्ष के साथ कुछ सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस और सवाल पूछने हैं तो उसको अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करना, तो आवर डेमोक्रेसी एंड द डिबेट विल बी वेरी फ्रूटफुल। प्रफुल्ल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, गंभीर विषयों पर सदन के भीतर चर्चा होती है, चाहे नियम कोई भी हो, और दो विषयों पर 193 नियम के तहत चर्चा यहाँ पर हुई है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जो चर्चा के दौरान निकल कर आता है वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए क्या प्रावधान होता है? देखिए, ऐसा है कि कुछ विषयों पर तो जैसे आज के भी कामकाज में अपेक्षित है कि कुछ विषयों पर अलग अलग मंत्रालयों से स्टेटमेंट्स आएंगे, तो वो एक्चुअली उसका फॉलोअप ही होता है जो पहले चर्चा हुई है। वैसे ही क्योंकि मंत्रालय या मंत्री जब संसद में कोई स्टेटमेंट देते हैं या किसी पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट करेंगे, तो वो एक तरीके से बहुत तैयारी करके एक करना पड़ता है, तो वो ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। लेकिन कल जो खास करके कोविड के संदर्भ में जो चर्चा हुई है, ओमिक्रॉन के संदर्भ में तैयारी को लेकर, समाज में एक तरह से मीडिया के रोल को लेकर, कुछ राज्यों से जो फीडबैक आया है, जैसे महाराष्ट्र में कोविड के साथ साथ जो आईसीयूज में आग लगने की घटना है उसको भी उठाया गया। तो मुझे लगता है क्योंकि हेल्थ ये बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशू है,
राज्य और केंद्र दोनों का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सार्थक चर्चा रही और आने वाले समय में कोविड से निपटने के लिए हमको बहुत मददगार साबित होगी। और ये इन चर्चाओं को ऐसा नहीं छोड़ दिया जाता। बाद में जैसा कहा कि बाद में जो है संबंधित मंत्री उस पर काम करने के बाद सदन के भीतर उसकी स्थिति भी स्पष्ट करते हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ किया जाना बाकी है। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या खास रहने वाला है। अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर आज उच्च सदन में विचार होगा। जम्मू कश्मीर के विजयपुर स्थित एम्स और तंबाकू बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव होगा। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट्स भी पेश होगी। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र भी रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछ पाएंगे। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी रविंद्र की। और रविंद्र, बहुत महत्वपूर्ण कार्यसूची है, कितना महत्वपूर्ण दिन है राज्यसभा के लिए? जी प्रतिदिन नमस्कार। और जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। संसद की कार्यसूची में जो भी लगता है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है और जनहित से जुड़ा है। लेकिन पिछले जब से सत्र की शुरुआत हुई है लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष की जो रणनीति है वो लोकसभा से यहाँ पर राज्यसभा में थोड़ी भिन्न रहती है और यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है। आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो विपक्ष के जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कमरे में एक विपक्षी दलों की एक बैठक चल रही है जिसमें इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि उनकी रणनीति आने वाले समय में इस सदन में क्या होगी। और साथ ही जो 12 सदस्यों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था उस पर आगे विपक्ष एकजुट होकर या किस तरह से अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा में काम लगातार चल रहा है, सांसदों को अपने सवाल उठाने का मौका मिल रहा है और ज़ीरो आवर के माध्यम से वो अपने इलाके के तमाम जो इश्यूज़ हैं उनको रेज कर रहे हैं। उससे ठीक उलट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सांसदों से वो अवसर छीना जा रहा है या उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो जिन जिन क्षेत्रों के ये सांसद रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ़ की बात होती है कि उनके जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर नहीं आ पा रहे हैं। सरकार का और जनता देश का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कार्रवाई को बाधित कर रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये जो मसला है इसको सुलझाया जा सके और विपक्ष जो है वो सरकार के साथ सहयोग करके एक सकारात्मक चर्चा कर सदन को आगे बढ़ाए। हालांकि जो दूसरा हिस्सा था, कल जो दूसरा हिस्सा था 2 बजे के बाद का, उसमें एक जो बिल था जजेस की सैलरी और अलाउंसेस को लेकर, उस पर चर्चा हुई। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, तमाम सांसदों ने उसमें, अलग अलग दलों के सांसदों ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया और सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद रिप्लाई के तौर पर किरण रिजिजू जो न्याय और विधि मंत्री हैं उन्होंने जो बयान दिया वो वाकई बहुत बढ़िया उसमें रिप्लाई उन्होंने दिया। और देश में किस तरीके से आने वाले वक्त में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो जुडिशरी है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, वो अपनी लगातार कोशिशें करती रहे। जजेस को भी किस तरह से इंडिपेंडेंस जो उनकी और पहले से ही है उसको और मजबूत किया जाए। इन तमाम बातों पर जो है किरण रिजिजू की तरफ से बयान आया और उसके बाद उस बिल को चर्चा के बाद लौटा दिया गया लोकसभा को। उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी शांति के साथ हाउस चलेगा और व्यवधान नहीं होगा, जिससे जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया जा सकेगा। और ख़ास तौर पर जो आपने बताया, खासतौर पर जो 2 बिल जो अमेंडमेंट के ज़रिए लेकर आए गए हैं, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ख़ासतौर पर जो CVC का जो बिल है और जिसमें ED के डायरेक्टर के जो समय सीमा है उनको बढ़ाने का, और दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 जो है उसमें डायरेक्टर CBI के जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने का, यानी कि 2 साल सबसे बड़ी बात यह है, जैसा आपने कहा, विपक्ष की आपने रणनीति का जिक्र किया, सदन के भीतर क्या कुछ रहने वाली है, सदन के बाहर के लिए भी उनकी रणनीति कुछ बनी है, उसको लेकर भी जानकारी है। सुनीता जी, 2 विषय में, एक तो 193 के तहत जो चर्चा हुई है बहुत महत्वपूर्ण ही है। यहाँ पर प्रेमचंद्रन जी ने कहा है कि वहाँ पर
जो सुझाव दिए जाते हैं, जो बातें रखी जाती हैं विपक्ष के सांसदों के द्वारा, उस पर क्या कुछ कर रही है सरकार, उसको भी बहुत जो है स्पष्टता से बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इस सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन राज्यसभा में हम देख रहे हैं थोड़ा सा व्यवधान होता है, फिर काम होता है, व्यवधान होता है, काम होता है, इस तरीके से गति चल रही है। क्या आपको लगता है कि ये विषय अगर सुलझा लिया जाए तो राज्यसभा की कार्य सूची भी जो है बहुत महत्वपूर्ण, उसमें कार्य समाहित हैं, उस पर भी तेज़ी से काम हो सकता है? जी बिल्कुल प्रतिबिंब जी, सबसे पहले हम 193 की बात करें तो पिछली बार जो है वो संसद के अंदर यही हमारे सांसद सभी बात उठा रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कोविड-19 की चर्चा है और इसको होना चाहिए ज़रूर। और अब की बार जैसे ही जो है संसद का सत्र शुरू हुआ तो उसके अंदर कोविड-19 की चर्चा पूरी हुई और सबने उसने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जो अभी तक हमने जितना हमने जो है कोविड-19 को देखा है, तो अब आने वाले समय को और अच्छी तरह से हम लोग हैंडल कर पाएँ, सरकार भी और सभी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र की सरकार है, तो वो सब किस तरह से, जैसे ओमिक्रॉन का हम लोग सुनने में आ रहा है, तो उसके बारे में भी बहुत विस्तार से जो है मैं कहना चाहूँगी कि सभी सांसदों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और हमारे आदरणीय जो मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में कि सरकार की क्या आगे योजना है, सरकार ने अभी तक क्या किया है, क्या आगे राज्यों में किस किस तरह से जो प्लानिंग है उसके बारे में भी बिल्कुल जो है विस्तार से हमें बताया। और जो सजेशंस सांसदों की तरफ से आए उन सबको भी नोटिस में लिया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उन सब बातों को ध्यान में रख के हम लोग किस तरह से कोविड-19 का जो ये थर्ड जो हमें सुनने में आ रहा है कि इसको हम कैसे हम टैकल कर पाएंगे, इस चीज़ की मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जो है वो जानकारी जिस तरह से जो मिली है उसको उसके हिसाब से ही जो है उसकी पालना की जाएगी। और अगर आप दूसरे सवाल की बात करें तो राज्यसभा में जिस तरह से बिल्कुल जो स्मूथ कार्रवाई हमारे इसके जो लोकसभा के अंदर चल रही है, वैसे ही अगर राज्यसभा में चलेगी तो उसकी जो सभी बिल्स हैं वो पास होंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, उत्पादकता जो है। और जिसका कि हम लोकसभा में तो हमारे स्पीकर साहब बहुत ध्यान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कोई अगर इश्यूज ऐसे हैं, जैसे हम जो आप अभी बता रहे थे कि जो 12 जो सांसद हैं उनको उनके निष्कासन का जो मामला है, तो मुझे लगता है कि सभी विपक्षी दलों को भी और जो पक्ष के दल हैं उनको भी, उनके सभी जो हैं उनको मिलकर स्पीकर साहब के पास जो हैं, जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं, उनके अध्यक्ष जी, उनके पास जाकर लेकिन एनके प्रेमचंद्रन जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसरप्शन जो है वो भी हमारी संसदीय प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसकी सीमा भी है। अगर वो सीमा से आगे बढ़ जाता है तो विवेक है सभापति के पास, वो निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लिया गया, उसको लेकर इतनी आपत्ति क्यों? या तो उस समय ही माननीय सांसदों से बता दिया जाता कि भैया ये सीमाएं हैं, उसको आप लांघेंगे तो आपको इन चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जब सामना करना पड़ रहा है तो विरोध प्रदर्शन और कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाई जा रही है राज्यसभा की कार्रवाई में। राज्यसभा में वो सभी इंसिडेंट्स बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ भी है। गवर्नमेंट के साथ भी है कि एक डिवीजन मांगना एक मेंबर का राइट है, दिस इंडिविजुअल राइट ऑफ ए मेंबर टू कॉल फॉर द डिवीजन। उसको डिवीजन नहीं अलाउ करना और पास करना, ये बिल पास करना इन द ड्यूरिंग दिस डेडलॉक। हाउ कैन यू, एज पर द रूल्स, हाउ कैन यू पास ए बिल व्हेन द हाउस इज नॉट इन ऑर्डर? सो उसको भी, सरकार को भी सीमा होना चाहिए। अपोजिशन मेंबर्स को नहीं, एक डिवीजन मांगना, वो डिवीजन भी नहीं अलाउ करे फिर बिल पास करना, वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए प्रोटेस्ट विल बी गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। That is actually has happened there also. They have demanded, in the case of insurance bill also, they have demanded for the division, but division is not allowed. It is a right of the opposition to seek for the division, but division was not allowed. प्रफुल्ल जी, यहाँ पर प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जब डिमांड नहीं मानी गई तो सीमाएं लांघी गई है, तो क्या ये आम लोगों पर भी ये नियम लागू होता है कि अगर उनकी कोई बात नहीं मानी जाए तो फिर वो इस तरीके की कार्रवाई भी कर सकते हैं, इस तरीके के कृत्य को भी अंजाम दे सकते हैं, जो कि कानून की धारा में भी आ सकता है? सीख रहे हैं, अपने संसदीय परंपरा से लोग सीख रहे हैं, रास्ते भी ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी परेशानी हो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। मुझे लगता है कि दो हिस्से हैं इस विषय के। एक पहला विषय जो अभी प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि
दोनों दलों को हम सर्वदलीय बैठक भी करते हैं, एजेंडा भी तय करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रत्यक्ष पटल पर आते हुए वो तालमेल दिखता नहीं है। और पिछले सत्र में खास करके जो हुआ था, मतलब जिस तरह से बिल की कॉपी फाड़ना या सुरक्षा कर्मियों के साथ जिस तरह का व्यवहार, मुझे लगता है किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में ये उचित नहीं है। बहुत सारे लोकतांत्रिक मार्ग है, संसदीय परंपरा के मार्ग है जिससे आप सरकार को घेर सकते हो, सवाल भी खड़ा कर सकते हो, चर्चा भी कर सकते हो। मुझे लगता है उनको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए और उस तरह का ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है प्रतिबिंब जी, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो भारत के पिछले 30 वर्ष में जब कभी भी लोकसभा में जब स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो आप देखेंगे कि राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा थी। अब लोकसभा में सत्ताधारी दल के पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी है, तो विरोधी दलों के पास राज्यसभा डिस्ट्रप्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आप उसका पॉलिटिकल डायनामिक्स देखिए। तो आज राज्यसभा का जो कुल मिलाकर स्ट्रेंथ का चित्र है, उसमें वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपनी शक्ति वहां पे दिखाए, इसलिए वो राज्यसभा में दिखा रहे हैं। और बार बार हम देखते हैं सभापति जी भी, वेंकैया जी, शायद ही ऐसा कोई भाषण हो कि जिसमें वो इसके प्रति दुख ना व्यक्त करते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो वरिष्ठ सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, एक तरह से एल्डरलीज हाउस माना जाता है, ये थोड़ा सा विजडम के साथ, और क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसमें सीधे सीधे हमारी जो संघीय ढांचा है उससे जुड़े हुए विषय राज्यसभा में, आर्थिक विषय जो वित्तीय विषय होते हैं वो तो ज़्यादातर लोकसभा में उसकी प्राथमिकता होती है, लेकिन जो संघीय विषय है जहाँ पे राज्यों के, जैसे विजिलेंस कमीशन वाला है, दिल्ली पुलिस और मतलब सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर वाला है, मुझे लगता है राज्यसभा की दृष्टि से, इवन हेल्थ वाला, तो ये विषय राज्यसभा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर कैसे घेरे, इसकी रणनीति मुझे लगता है ज्यादा बननी चाहिए जी। जैसे एक विषय जो अभी आज चर्चा में है, जैसे जो प्राइवेटाइजेशन वाला है, बीएसएनएल और एफसीआई में प्राइवेटाइजेशन होगा तो रिजर्वेशन का क्या होगा, उस पर एक रिपोर्ट भी है और उस पर चर्चा भी। मुझे लगता है कि विरोधी दलों को इस पर सरकार को क्वेश्चन करने का अधिकार है और करना भी चाहिए कि ये बाकी जगह पे भी होगा तो आरक्षण का वहां पे प्रावधान क्या होगा। और मैं उसी विषय पर प्रेमचंद्रन जी से जानना चाह रहा था आगे बढ़ने से पहले कि ये बात ठीक है, अधिकार है डिसरप्शन का, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी लाइन पर चलने की वजह से माननीय सांसदों को जो प्रश्नकाल के दौरान, शून्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं, विषयों को उठाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो एक पीड़ा तो एक निजी तौर पर सांसदों को बनी रहती है इसकी। मैम रेफरेंट का उसका काउंटर आर्गुमेंट भी है, गवर्नमेंट को राज्यसभा में अच्छी तरह मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए भी गवर्नमेंट डोंट वांट टू हैव एनी डिवीजन इन दैट हाउस। ऑपोजिशन लोकसभा में माइनॉरिटी है बट मेजॉरिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Their strength is more or less equal. In Rajya Sabha, more or less equal. So the government also want to bulldoze the bills. Opposition is resisting it. That is the reason for the deadlock. तो ये तो फिर ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है राज्यसभा के माननीय सांसदों की सदन के भीतर रहें और अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास कराएं। No, when the democratic rights of the opposition is taken away unilaterally, definitely it will be reacted. It will be responded to it. That is actually what is happening in the Lok Sabha. आगे बढ़े, सुनीता जी भी कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रतिबिंब जी कि ऐसे उसमें जैसा आपने कहा कि और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डिसिप्लिन में रहें। अगर वो इनडिसिप्लिन करेंगे तो उनको ये चीज तो ध्यान में रहनी ही चाहिए कि सभापति महोदय के पास ये अधिकार है कि उनको निष्कासित किया जा सकता है। तो जब अगर वो सच में ही चाहते हैं कि सदन में रहना, सदन की चर्चा में हिस्सा लेना, वोटिंग में पार्टिसिपेट करना, अगर ऐसा होगा तो फिर वो शक्ति परीक्षण सही हो पाएगा। प्रॉपर वोटिंग करना चाहिए, डिवीजन मांगे तो डिवीजन अलाउ करना, वो सभी स्ट्रक्चर्ड मैनर में हाउस चल रहे हैं तो अपोजिशन विपक्ष भी। लेकिन बहिर्गमन हो जाता है अगर सांसद जो है संसद की कार्रवाई छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर एक जो है सत्ता पक्ष के पास जो है 12 members of parliament suspended for the whole session
for the act done in the previous session. It has never heard in the history of Indian Parliament. क्या 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 ये नियम के तहत है कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट किया है सभापति जी ने, क्योंकि भारत के इतिहास में विधानसभाओं में तो हमने कुछ कुछ हरकतें देखी थी, लेकिन इस तरह से सदन के सभापति पर इस तरह से बिल फाड़कर पेपर फेंकना और चेयर्स पर खड़े होना और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करना, ये भी तो इतिहास में भारत के संसद में कभी नहीं हुआ है। सभी समय हो गया। तो इवन स्प्रे एंड चलिए तो एजेंडे पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि दायित्व दोनों साइड का, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके बहुत सारे जो संसदीय कार्य पद्धति है उसमें तरीके हैं। आप बिल के चर्चा में सहभागी नहीं होते हो और जब हल्ला करते हो और सभापति महोदय आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसके बाद सुरक्षाकर्मी आने के बाद उनके साथ हाथापाई कर, ये तो डिवीजन की बात तो बाद में आती है, पहले तो चर्चा मैं वही कह रहा हूं कि डिवीजन तब आएगा जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, वोटिंग होगी। एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब भी देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और आज फिर से यह चर्चा जारी रहने वाली है। लोकसभा की कार्यसूची में आज वित्तीय कामकाज भी शामिल है। सदन में आज वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा और मतदान होना है। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2021 पेश करेंगी। वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगी। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। इस विधेयक को पारित करने की भी वही प्रक्रिया है जो अन्य धन विधेयकों के मामले में है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। सूरज, धन तभी निकाल सकती है जब संसद की मंजूरी मिल जाए, तो कितनी महत्वपूर्ण जो है ये यहाँ घटनाक्रम है और कार्यसूची में ये कार्य होने वाला है। देखिए प्रतिबिंब, जिस तरह से लोकसभा में कामकाज चल रहा है और विधायी कामकाजों को निपटाया जा रहा है एक चर्चा के बाद, उससे आज उम्मीद इसी बात की जाती है, जिस तरह से आज आपने खुद बताया कि एक मनी बिल जो है वित्तीय उसकी तरह इस पर अनुदान की मांग, जो अनुपूरक अनुदान की मांग है उस पर एक चर्चा होगी। उस चर्चा के बाद विनियोग जो विधेयक है उसे लाया जाएगा ताकि जो पैसा चाहिए सरकार को कामकाज चलाने के लिए वो संसद से उसको पास करा दिया जाए। और ये एक नियम प्रक्रिया के तहत होता है और लोकसभा में इसके चूंकि हमें पता है ये इसकी मंजूरी सिर्फ लोकसभा के लिए ही ज़रूरी होती है, तो लोकसभा में जिस तरह से माहौल है और सुचारू रूप से सदन चल रहा है तो पूरी उम्मीद की जा रही है इस पर चर्चा के बाद इसे पारित करा लिया जाएगा। और अगर समय बचता है तो नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन को लेकर जो चर्चा रह गई थी और जवाब रह गई थी उसे भी इसके तहत ले लिया जाएगा। इसके साथ प्रतिबिंब मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष के विरोध की राजनीति को राज्यसभा में है, लोकसभा में भी विपक्ष अपना विरोध जता रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक और संसदीय मर्यादाओं नियमों के तरीके से। जैसे आज मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर चीन द्वारा भारतीय सीमा में अतिक्रमण को लेकर एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं। साथ में दूसरे कांग्रेसी सांसद टीएन प्रतापन भी प्राइस राइज के मुद्दे को लेकर आज एडजर्नमेंट मोशन उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को दिया है। देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष उस पर क्या रूलिंग देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, संसदीय नियमावली और प्रक्रिया के तहत भी विपक्ष अपना विरोध जता सकता है और जैसे स्टूडियो में एनके प्रेमचंद्रन बैठे हुए हैं, वो सबसे साक्षात इसके उदाहरण हैं कि किस तरह से विरोध किया जाता है। सबसे ज़्यादा वित्तीय जो विधेयक आते हैं उस पर कट मोशन और विधेयकों पर सबसे ज़्यादा संशोधन अगर कोई व्यक्ति लाते हैं सांसद सदन के अंदर तो वो एनके प्रेमचंद्रन होते हैं। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से सदन में रहकर सदन के नियम प्रक्रिया और कामकाज में भाग लेकर विपक्ष अपना विरोध जता सकता है।
है रिकॉर्ड में उस विरोध को जता भी सकता है। कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि सदन में जो कामकाज होता है, जो चर्चाएं होती हैं, क्या उस पर आगे काम होता है, मंत्रालय काम करता है। अगर हम, चूंकि हम संसदीय चैनल है, तो विधायी प्रक्रिया के हिसाब से बात करें तो जैसे कल हमने देखा शून्यकाल में 113 सांसदों को बोलने का मौका मिला। नियम 377 के तहत भी सदस्य अपनी बातों को सदन में टेबल करते हैं, बोलने का मौका मिलता है तो बोलते भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक तय समय में मंत्रालयों को माननीय सांसदों द्वारा उठाए गए शून्यकाल और 377 के तहत मामलों के जवाब देने होते हैं। रिपोर्टिंग के दौरान जब हम कई मंत्रालयों को कवर कर रहे हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि काफ़ी दबाव है कि समय में इन सब समय तय समय सीमा में ही इन सभी विषयों का जवाब दिया जाए। तो यह भी जवाबदेही विधायिका द्वारा, संसद द्वारा तय की जा रही है कि माननीय सांसद संसद के अंदर कुछ भी मुद्दा उठाते हैं तो मंत्रालय द्वारा उसका तय समय में जवाब दिया जाए। जी, और ऐसा नहीं होता है कि संसद के भीतर जो चर्चा होती है वो आई गई हो जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती है, बहुत गंभीरता से सत्ता पक्ष और संबंधित मंत्री के द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर मोहर लगा दी है हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा ने भी, और कहा कि आप किस तरीके से सदन के भीतर जो है आप गतिमान तरीके से एक्टिव रहते हैं। दो विषय यहाँ पर उठाए गए, एक तो महंगाई का विषय भी उठाए जाने वाला है जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, और दूसरा ये भी बताया कि चीन से जो हमारा जो विषय चल रहा है उसको लेकर भी आज शायद इस कार्यसूची में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़े महत्व के विषय उठाए जा सकते हैं और उठाते रहे हैं सांसद, उठाते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता उसके लिए ये है कि हाउस जो है वो चले, सुचारू रूप से चले, ऑर्डर में रहे। वो दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्राइस राइज का और इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का। वो दोनों इश्यू हमने नोटिस दिया, विपक्ष ने नोटिस पहला दिया, उस दोनों 193 के साथ चर्चा होना चाहिए, लेकिन वो स्पीकर और बीएससी को एडमिट करना, लेकिन नेक्स्ट वीक और दिस वीक इट मे बी एडमिटेड इधर प्राइस राइज। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण एजेंडा आज है कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। आपने बोला इट्स ए मिनी बजट बिकॉज 2,73,000 crores of rupees additional expenditure, that is a supplementary demands for grants, and for that appropriation bill also coming in the parliament. Total budget allocation expenditure is 34 lakh crores of 34 point something lakh crores of rupees. That is the whole year budget announced during February at the time of budget speech, and in the in the estimates also. Now it is coming with 2.73 lakh crores of additional expenditure, means 10% increase in the expenditure of the original budget. That means it is a mini budget. So we have to discuss threadbare the budget. Along with that, I think that the price rise, there is spiraling of the price of the vegetables and the necessaries, that can also be taken today in the budget discussion, supplementary demands for grants. I think that one of the most important subject, last session, we could not have an effective, fruitful discussion on the supplementary demands because of the turmoil in the House. This time, it is the first time we are getting a chance to have deliberation after the presentation of the budget, because two quarters have already been over. प्रफुल्ल जी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से मिनी बजट है, तो इसकी आवश्यकता क्या इसलिए पड़ गई है क्योंकि हम कोविड-19 की महामारी का लगातार सामना कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों पर जो अनुमानित व्यय होता है उससे ज़्यादा व्यय हो रहा है। देखिए, पूरे ही मुझे लगता है कि आप विश्व में देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल है। चीन के बारे में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि व्यवस्था ही अलग है और वहाँ के वन पार्टी सिस्टम की वजह से, लेकिन आप यूरोप में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में एक मतलब इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा इशू अभी बना हुआ है। भारत में भी जिस तरह से कोविड-19 और उसके कारण अलग अलग स्कीम्स को एक्सटेंड करना, उसको आगे बढ़ाना, इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम लास्ट मैन स्टैंडिंग तक पहुंचाना, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आर्थिक भार जो है वो निश्चित रूप से बढ़ा है और इस कारण से ये पूरक मांगे करनी पड़ी है। कंसोलिडेटेड फंड को बारे में भी आज एक विषय चर्चा में, सैक्रोसैंक्ट फंड होता है लोकसभा की सम्मति के बिना, जैसे आपने भी कहा कि कार्यसूची में है और उसका हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत सिलेक्टिव, मतलब जो सैलरीज की बात होती है जजेस की वगैरह, तो उसी समय कंसोलिडेटेड फंड को सामान्यतः ये किया जाता है।
तो मेरा ये कहना है कि ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इन्फ्लेशन और प्राइस राइज तो है ही, लेकिन ऑल ओवर फिस्कल मैनेजमेंट पोस्ट कोविड सिनारियो में हम कैसे करें। और एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे एफडीआई दूसरी तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में आने वाले समय में हमारा फिस्कल मैनेजमेंट कैसे होगा। सुनीता जी, फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और एक तरीके से कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। जी जी। देखिए, बिल्कुल जैसा कि प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो हैं वो उसके बारे में जो है पूरा विस्तार से उस समय में चर्चा नहीं हो पाई। 2 क्वार्टर्स निकल गए हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब तक लोकसभा के अंदर है इनके ऊपर पूरा चर्चा ना हो जाए और यहाँ से पास ना हो जाए, तब तक जो है वो आप पैसा अपने पास होने के बावजूद भी आप उसको यूटिलाइज जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद, चर्चा होने के बाद जो है आज लोकसभा से इसको पास होना चाहिए। जी हाँ, बात कर लेते हैं राज्यसभा की। अध्यादेश की जगह लेने वाले 2 विधेयक आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करने वाले हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन बिल 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष तक किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से 5 वर्ष पूरे होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कमेटी के सुझाव पर यह एक्सटेंशन जनहित में दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष होता है। संसद की मंजूरी के बाद ये बिल 14 नवंबर 2021 को जारी केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। रुक करते हैं, रविंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण विधेयक है? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये विधेयक है। इनको देखिए, समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा सन 1946 में जब दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अस्तित्व में आया था। उसके बाद उसी से ताकत लेते हुए, उसी से पावर डिराइव करते हुए सरकार ने 1963 में सीबीआई की स्थापना की। ठीक उसी तरीके से उसके बाद लगातार इसमें इजाफा करते रही है और सीबीआई को वही ताकतें दी गई हैं जो कि लोकल किसी भी पुलिस को किसी स्टेट में दी जाती हैं, इन्वेस्टिगेट करने की, इंक्वायरी करने की और इंटेरोगेट करने की। मूल रूप से हमने पीछे भी देखा है कि जो ईडी है, ईडी जो फेमा के तहत जो केसेस आते हैं उनको डील करता है और सीबीआई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो तहत जो केसेस आते हैं उसमें डील करता है। तो कई बार देखा गया है कि दोनों के केसेस एक जैसे होने की वजह से कई बार समस्याएं एजेंसीज को आती हैं कि किस एजेंसी का जुरिस्डिक्शन इसके तहत आता है। सरकार ने जब लोकसभा में इस बिल को पारित करवाया तब इस बात को बताया कि इन अमेंडमेंट्स को ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो लेके आई है उनका यही उद्देश्य है कि एक तो किसी तरह का जो स्ट्रेंथनिंग जो है वो की जाए और जो एक और दूसरे जो एजेंसीज हैं उनके बीच में किसी तरह का अगर कोई किसी बिंदु पर दिक्कत होती है तो उसको दुरुस्त किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो और फेयर तरीके से हो और दोनों को ताकत ज़्यादा मिले। ये जो 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात है, इसमें भी यही है कि जो डायरेक्टर होंगे उनके पास इस बात के अधिकार हों कि अपने एजेंसीज में वो मजबूती के साथ काम कर सकें और 2 साल के कार्यकाल जो है वो अवधि उसको एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 5 साल तक किया जा सकता है। जो डायरेक्टर सीबीआई है उनकी नियुक्ति का जिस तरह से आपको मालूम है कि उसमें एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी में प्रधानमंत्री खुद होते हैं। रविंद्र एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप उस पर थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट करें कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 में सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष तक किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। समिति के सुझाव पर जनहित में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से 5 वर्ष पूरे होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष तक होता है और संसद की मंजूरी के बाद ये बिल 14 नवंबर 2021 को जारी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है।
रविंद्र, जैसे कि आप कह रहे थे, क्या ये जो कार्यकाल की अवधि बढ़ाई गई है वो इसलिए कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जो जिनके लिए थोड़ा सा लंबा समय लगता है, और हम देखते हैं कि अधिकारी जो है बदल जाते हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशन पर, उस जांच पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है? क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी इस तरह के पदों पर किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो उसको एक सेंस ऑफ पावर ये दी जाती है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। जाहिर है कि जो टिकलिश इश्यूज होते हैं उनको 2 वर्ष में कई बार नहीं सुलझाया जा सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो डायरेक्टर के पास होती है। तो इसलिए वो एनेबल करने के लिए कि वो अपना निश्चिंतता के साथ और मजबूती से अपना काम कर सकें, उनको एक साल यानी कि 3 बार एक्सटेंशन मिल सकता है। 5 बरस का अधिकतम कार्यकाल उनका इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया जाने की। बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी दी। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। चूंकि आप दोनों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, कितनी महत्वपूर्ण कार्यसूची और क्या कुछ आप सोचती हैं आज की कार्यसूची को लेकर? बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स की हम बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ 193 में जो क्लाइमेट चेंज का उसमें जो बाकी सांसद बोलने वाले हैं और माननीय मंत्री जी अपना उसके अंदर जो है वक्तव्य रखने वाले हैं, क्योंकि COP26 उन्होंने अटेंड किया था ग्लासगो में, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे मौजूद थे, और वो क्योंकि साक्षी है वहाँ पर क्या कुछ वहाँ पर हुआ और किस तरह से पंचामृत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो संदेश दिया है, तो उस सब के बारे में डिटेल में जो हमारे मंत्री जी वो बताने वाले हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक ये जो है इसका समापन होने वाला है 193 का, और इसके साथ साथ जैसा कि जो क्वेश्चन आर में है और 0R, तो ये सारी जो है आज चर्चाएं संसद के अंदर होने वाली हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग बहुत एक्टिवली, सभी सांसद इसके अंदर पार्टिसिपेट करके प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद्रन जी, क्या एक्सपेक्टेशन है माननीय मंत्री के जवाब को लेकर? माननीय मंत्री का जवाब आज नहीं होना, लेकिन फाइनेंशियल बिजनेस से सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आज की कार्यसूची में है, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिलेगा। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विल बी डिस्कस्ड, and regarding the climate change, we are seeking, or we are anxiously waiting for the reply of the Honorable Minister. Why? Because very good debate took place in Lok Sabha regarding the climate change, Glasgow Conference, COP26. From 1992 onwards, Rio Declaration to 2021, the Glasgow Conference, very good debate हो गया। उसके साथ मिनिस्टर की रिप्लाई जवाब को हम सब वेट करेंगे। We hope that because the minister, he is very well learned person, he has participated in the Glasgow Conference, he has led the Indian team to have the negotiations, so definitely his reply is very, very important as far as we are concerned. We are waiting for the reply. I think that the discussion will take place only either tomorrow or day after tomorrow. जी, प्रफुल्ल जी, मंत्री जो है सत्ता पक्ष का जो है अपना जवाब देंगे, क्या कुछ सरकार ने किया है, क्या कुछ करने वाली है, क्या कुछ करना चाहिए, जन भागीदारी कैसे निहित हो जलवायु परिवर्तन के इस मुद्दे से लड़ने के लिए, क्या वो भी आपको लगता है समाहित होना चाहिए उस जवाब में? जी बिल्कुल। देखिए, क्लाइमेट चेंज का ये जो सारा इशू है, मुझे लगता है कि अब हम शायद थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल डिबेट था, जो डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में केवल डिवीज़न था या केवल सरकार केंद्रित सारी चीज़ें थी, उससे शायद हम निकल चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमारी जो कमिटमेंट्स थी, उसमें हमने एक बहुत लंबी छलांग पिछले कुछ वर्षों में मारी है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहाँ तक जो पोल्यूशन थ्रू व्हीकल्स है, उसके संबंध में भी हमने पॉलिसी मेजर्स बहुत सारे लाए हैं, लेकिन उसमें और बहुत कुछ करने की गुंजाइश भी है। लेकिन इसके सिवा मुझे लगता है कि इसके जो तीनों एस्पेक्ट्स है, मेरा ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज का अपना एक साइंस है, और ये एस्पेक्ट क्या मंत्री महोदय के जवाब में आते हैं। तीनों एस्पेक्ट वो भी महत्वपूर्ण हैं। समय चूंकि जाना है दोनों मेहमानों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए। आपका प्रफुल्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद, NK प्रेमचंद्रन जी आपका, और सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लोकसभा में आज कृषि और किसान कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद M बदरुद्दीन अजमल ग्रामीण विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं।
सांसद YS अविनाश रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद विष्णुदयाल राम भारी उद्योग मंत्रालय ऑटो सेक्टर के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद साजदा अहमद ग्रामीण विकास मंत्रालय से मूलभूत सुविधाओं की सुलभता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से फसल विविधीकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद रामकृपाल यादव ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरणों से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से मोटे अनाज की खेती से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद दिलेश्वर कामैत ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद भावना गवली पाटिल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु योजनाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका सूचना और प्रसारण मंत्रालय से उड़ीसा में आकाशवाणी का जयपुर केंद्र से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद केशरी देवी पटेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से फर्जी और भ्रामक विज्ञापन से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद श्रीरंग अप्पा बारणे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से विदेशी फलों की खेती से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद राजीव प्रताप रूडी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद ए गणेश मूर्ति कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आकलन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद राकेश सिंह गृह मंत्रालय से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद अनुभव मोहंती मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से समुद्री मत्स्यन संबंधित टकराव से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद जसकौर मीणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पोषक स्मार्ट ग्राम योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगी। सांसद रमा देवी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से बेकार पड़ी बंजर भूमि के रिकॉर्ड से जुड़ा प्रश्न करेंगी। सांसद जगदम्बिका पाल भारी उद्योग मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। राज्यसभा में आज आयुष रसायन और उर्वरक कॉर्पोरेट कार्य वित्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद संजय राउत वित्त मंत्रालय से वित्तीय संस्थानों के पास मौजूद अनक्लेम्ड धनराशि से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव वित्त मंत्रालय से पेट्रोल और डीजल पर कर से प्राप्त राजस्व से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद नारायण दास गुप्ता वित्त मंत्रालय से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की डॉक्यूमेंटेड नीतियों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद राकेश सिन्हा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से निजी स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के विनियमन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद नरेश बंसल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से बंद पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को फिर से खोले जाने से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद झरना दास वैद्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना पर खर्च से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद GVL नरसिम्हा राव वित्त मंत्रालय से आंध्र प्रदेश में होने वाले राजस्व घाटे से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद नीरज शेखर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से विभिन्न आयु वर्गों में टीकाकरण की स्थिति से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से महिलाओं में कोविड टीकाकरण की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद वाई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद दीपक प्रकाश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद राम शुक्ल विद्युत मंत्रालय से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़ा प्रश्न करने वाले हैं।
सांसद डॉक्टर CM रमेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अस्पताल परिसरों में फफूंद के संक्रमण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद विजयपाल सिंह तोमर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से गरीबों के उपचार के लिए स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुजीत कुमार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित सवाल करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग-अलग चैनल्स पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी SD लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म्स पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर बाद दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।